Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. Everyone, तो इस वीडियो में हम BPCC 103 की यूनिट 1 इंडिविजुअल डिफरेंसेस के पार्ट 3 को कवर करेंगे और इसमें हम ट्रेड थियरीज ऑफ पर्सनैलिटी और इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनैलिटी को कवर करेंगे और ये लास्ट पार्ट है इस यूनिट का। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देर लगाए। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे आज वो है trait theories of personality. Trait theories of personality. The trait theories describe personality in terms of different traits, which refers to dispositions or patterns of thoughts, emotion and behavior. जो ट्रेट थेरीज हैं वो पर्सनैलिटी को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं? वो पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स के टर्म्स में, विच रेफर्स टू डिस्पोजिशंस और पैटर्न्स ऑफ थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर की किसी भी पर्सन के क्या पैटर्न ऑफ थॉट्स हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या बिहेवियर है, क्या पैटर्न है, इन सब का उस बेसिस पर जो है ट्रेट थेरीज डिस्क्राइब करते हैं पर्सनैलिटी को। ट्रेट्स आर रिलेटिवली स्टेबल एंड कंसिस्टेंट ओवर टाइम एंड अक्रॉस सिचुएशंस। ट्रेट्स क्या है? ट्रेट्स का मतलब है कि जो ट्रेट्स हैं वो स्टेबल रहते हैं हर सिचुएशन में और लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि किसी पर्सन का बिहेवियर है, कोई पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस है, कोई पैटर्न ऑफ थॉट्स हैं और इमोशंस हैं, वो स्टेबल रहते हैं कि वो हमेशा वैसे ही रहते हैं। जैसे कि जो एजड लोग होते हैं, मतलब हर किसी का एक पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ थॉट होता है या फिर कोई एक पर्सपेक्टिव रहता ही है कि किसी कपड़ों को लेकर के कोई पर्सपेक्टिव या फिर किसी और सिचुएशन को लेकर के कोई पर्सपेक्टिव है, कोई इमोशन उनका वैसे ही रहता है। कोई लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं कि कोई छोटी सी बात है उसमें चिल्ला करके बात करें, कोई हमेशा हंसता ही रहता है, कोई हमेशा खुशी रहता है। तो ये क्या, ये ट्रेट्स हैं, पैटर्न ऑफ थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, बिहेवियर हैं जो स्टेबल रहते हैं। और जो इस रिलेटिवली स्टेबल इमोशंस, पैटर्न ऑफ थॉट्स होते हैं, इन्हें ट्रेट्स कहा जाता है। जो ट्रेट्स होते हैं वो रिलेटिवली स्टेबल होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं ओवर टाइम और अक्रॉस द सिचुएशंस, हर सिचुएशंस में मोस्टली सेम रहता है। ट्रेट अप्रोच हाईलाइट्स हाउ इंडिविजुअल्स डिफर इन वेरियस ट्रेट्स। जो ट्रेट अप्रोच है वो क्या हाईलाइट करते हैं कि कैसे जो इंडिविजुअल्स हैं वो डिफरेंट हैं एक दूसरे से इन वेरियस ट्रेट्स में भी अलग है। एग्जाम्पल, यू मे बी वेरी सोशिएबल वाइल योर सिस्टर इज़ द शाय। जैसे कि आपका जो हमेशा का नेचर क्या है कि आप हर किसी से अच्छे से घुल मिल लेते हो, सबसे आराम से बात कर लेते हो। कोई आपसे फर्स्ट टाइम मिला है आप उससे भी अच्छे से बात कर लोगे। लेकिन जो आपकी सिस्टर है वो क्या है, वो काफ़ी शाय है, वो हर किसी से इतनी जल्दी बात नहीं कर पाते। तो ये कि ये ट्रेट्स हैं कि हाँ, ये जो स्टेबल रहता है कि वो इंसान हमेशा ऐसे ही रहता है कि वो हर किसी से इतनी जल्दी नहीं बात करते, ना सोशिएबल नहीं है या फिर काफ़ी ज़्यादा शाय है या फिर बहुत ज़्यादा सोशिएबल है, काफ़ी एक्सट्रोवर्ट है। तो ये सब क्या है, ये सब ट्रेट्स हैं और इन ट्रेट्स के बेसिस पे हम पता करते हैं कि किस तरीके से हर किसी पर्सन की पर्सनैलिटी डिफरेंट है, एक दूसरे से हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। Traits vary on a continuum from one extreme to other. However, majority of the people fall in the middle of the continuum of the trait. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो traits होते हैं ना वो कंटिनम में रहते हैं। कंटिनम मतलब कि या तो वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का होगा वो ट्रेट, या तो मतलब दो चीज़ों का हमेशा एक्सट्रीम, जैसे कि यहाँ पे सोशिएबल था और दूसरा कहता है शाय। या तो कोई इंसान बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो गया तो वो सीधे एक्सट्रोवर्ट ही होगा कि हर किसी से बात कर लेता है, हर किसी से जो घुल मिल लेते हैं, या फिर इतना ज़्यादा शाय हो कि वो हमेशा अकेले रहना चाहता है। तो ये कुछ ट्रेट्स होते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है वो क्या है कि वो इसके मिडल में रहते हैं, इस कंटिनम के मिडल में रहता है। तो जो ट्रेट्स की रेंज है वो एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक रहता है। या तो एक पर्सन बहुत ज़्यादा सोशिएबल होगा और या फिर बहुत ज़्यादा शाय होगा, तो ये एक्सट्रीम हो गया। और ज़्यादातर जो लोग रहते हैं तो वो इस एक्सट्रीम में आते हैं या फिर इस एक्सट्रीम के मिडल में आते हैं कि वो सोशिएबल भी हैं और वो शाय भी हैं। वो हर किसी से तो नहीं बात करते, लेकिन जो है सोशिएबल भी है, यानी कि किसी से बात ही नहीं करते होंगे, जो वो पहले ऑब्जर्व करते हैं लोगों को फिर उनसे बात करते हैं। तो ये क्या है, मिडल में आते हैं इन दो एक्सट्रीम्स के। तो ये थे ट्रेट। एल्पोर्ट हैज़ डिवाइडेड ट्रेट्स इनटू 3 ग्रुप्स। अब जो एल्पर्ट थे उन्होंने ट्रेट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था, कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी traits depending upon the degree of their pervasiveness in an individual's personality. अब जो एल्पोर्ट थे उन्होंने 3 ग्रुप में ट्रेट्स को डिवाइड कर दिया था, कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स एंड सेकेंडरी ट्रेट्स। किसके बेसिस पे? डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ देयर परवेजिवनेस, कि क्या उनकी डिग्री है परवेजिवनेस की किसी भी एक पर्सन की पर्सनैलिटी में। देखते हैं कि कार्डिनल ट्रेट्स क्या हैं। कार्डिनल ट्रेट्स क्या होते हैं? मोस्ट परवेजिव वंस, ये जो है सबसे ज़्यादा परवेजिव होते हैं। इंक्लूडिंग मैनी अदर ट्रेट्स, इसमें और भी बहुत सारे ट्रेट्स आते हैं कार्डिनल ट्रेट्स के अंदर। मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ वंस बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड थ्रू कार्डिनल ट्रेट्स। और कार्डिनल ट्रेट्स के थ्रू किसी भी पर्सन की जो है काफ़ी हद तक पर्सनैलिटी और जो उसका बिहेवियर है, जो काफ़ी सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उसके बिहेवियर के, उन्हें और उसकी पर्सनैलिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं कार्डिनल ट्रेट्स के थ्रू, क्योंकि बहुत ज़्यादा परवेजिव होते हैं। अब नेक्स्ट है सेंट्रल ट्रेट्स। सेंट्रल ट्रेट्स लेस परवेसिव दैन कार्डिनल ट्रेट्स। जो सेंट्रल ट्रेट्स हैं वो कार्डिनल ट्रेट्स से लेस परवेसिव होते हैं, बट स्टिल रेफर टू जनरलाइज्ड डिस्पोजिशंस
of the individual. These traits can be directly observed in the individuals. ये कार्डिनल ट्रेट से लेस परवेसिव होते हैं, बट फिर भी हम जो है जनरलाइज कर सकते हैं जितने भी पैटर्न ऑफ थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, बिहेवियर हैं किसी भी पर्सन के जो स्टेबल हैं, उन सबको हम जनरलाइज कर सकते हैं. और साथ में ही ये जो है सेंट्रल ट्रेट्स हैं, ये हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल में कि इसके अंदर कौन से जो कार्डिनल जो सेंट्रल ट्रेट्स हैं हम उन्हें डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं. सेकेंडरी ट्रेट्स क्या है? लेस जनरलाइज्ड एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली और पब्लिकली ऑब्जर्व. जो सेकेंडरी ट्रेट्स हैं ये लेस परवेसिव होते हैं, लेस जनरलाइज्ड होते हैं और हम इन्हें डायरेक्टली या फिर पब्लिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते. दीज आर ऑल्सो लेस रेलिवेंट फॉर द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल. और ये काफ़ी लेस रेलिवेंट भी होते हैं किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए, उसको समझने के लिए. वैन वी नो and interact with another person frequently and at an intimate level, we become aware of the secondary traits. Example, one's interest, eating habits, etc. तो secondary traits में क्या आता है कि किसी पर्सन का इंटरेस्ट, उसके eating habits, ये सब आते हैं secondary traits में, और ये less relevant होते हैं किसी पर्सन की जो पर्सनैलिटी है उसे समझने के लिए. और जब भी हम किसी पर्सन से ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, इंटीमेट इंटरेक्शन होता है, उससे ज़्यादा मिलते हैं, बात करते हैं, समझते हैं, तब जाकर के हमें उसके सेकेंडरी ट्रेट्स के बारे में पता चलता है कि उसकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, उसके क्या क्या इंटरेस्ट्स हैं. तो ये सब आते हैं सेकेंडरी ट्रेट्स में. आई होप कि आपको समझ में आया हो. अब ट्रेट थ्योरीज़ के अंदर, ट्रेट थ्योरीज़ में दो मेन थ्योरीज़ है, 5 फैक्टर थ्योरी जिसे बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है, और बायोलॉजिकल ट्रेट थ्योरी. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 5 फैक्टर थ्योरी. फोकस्ड ऑन 5 बेसिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स डिस्क्राइब्ड बाय एक्रोनियम ओशियन. तो जो 5 फैक्टर थ्योरी है उसमें जो है बेसिक जो 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं उसको डिस्क्राइब करा गया है. और वो 5 बेसिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं उसे एक्रोनियम ओशियन से डिफाइन करा गया है. एक्रोनियम मतलब जब हम सब वर्ड्स को जोड़ करके उसके फर्स्ट लेटर को जोड़ करके एक सिंपल लेटर बनाते हैं. तो ये ओशियन क्या है? ओ से ओपननेस, सी से कंसाइटनेस, ई से एक्सट्रोवर्जन, ए से एग्रीएबलनेस और एन से न्यूरोटिसिज्म. तो ओपननेस पढ़ेंगे हम पहले. Openness include traits related to intellect, imagination, insightful, artistic and creative. तो openness के अंदर हमारे जितने भी ये traits हैं, intellect, हमारी imagination, insightful, artistic और creative, ये सारी जो traits हैं ये आते हैं हमारे openness के अंदर. ये हमारे 5 basic personality traits हैं, openness और ये conscientiousness और extraversion, agreeableness, neuroticism. तो openness तो हमने पढ़ लिया. अब है conscientiousness. Includes being careful. इसके अंदर आता है कि being careful, thoughtful, organized. इट इंक्लूड्स पेइंग अटेंशन टू डिटेल्स. इसमें हम ये जो ट्रेट है ये बताता है कि हम अटेंशन को हम काफ़ी ज़्यादा जो अपनी अटेंशन है वो डिटेल्स पे दे रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों की डिटेल्स पे दे रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं. एंड गोल डायरेक्टेड है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है एंड इम्पल्स कंट्रोल है काफ़ी. नेक्स्ट है एक्स्ट्रावर्जन. एक्स्ट्रावर्जन क्या है? इंक्लूड्स ट्रेट्स लाइक सोशिएबिलिटी. एक्स्ट्रावर्जन में कौन कौन से ट्रेट्स आते हैं? सोशिएबिलिटी, एनर्जेटिक, असर्टिव एंड ग्रेगरियस. ये नेचर है. ये सारे जो ट्रेट्स आते हैं वो आते हैं एक्स्ट्रावर्जन में. देयर इज़ हाई इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस. यहाँ ये जो बेसिक पर्सनैलिटी ट्रेट है इसमें क्या है कि हाई इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस होती है, यानी कि हम लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, सोशिएबल होते हैं काफ़ी, अपने जो हमारी फीलिंग्स है, जो हमारे एक्सप्रेशन है, उन सबको काफ़ी अच्छे से हम एक्सप्रेस कर पाते हैं. नेक्स्ट है एग्रीएबलनेस. ये क्या रेफर्स टू ट्रस्टफुलनेस, बीइंग हेल्पफुल, काइंड, अफेक्शन, प्रो सोशल एंड अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर. एग्रीएबलनेस में आता है ट्रस्टफुल होना, हेल्पफुल होना, काइंड होना, अफेक्शन और हमारा जो अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर है, प्रो सोशलनेस है, ये सारे आते हैं एग्रीएबलनेस में. लास्ट इज न्यूरोटिसिज्म. रेफर्स टू ट्रेट्स लाइक बीइंग एंक्शियस. इसके अंदर कौन कौन से ट्रेट्स आते हैं? एंक्शियस होना, मूडी होना, कि हमारा जो मन है थोड़ी थोड़ी देर में बदलता जा रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं काफ़ी. इरिटेबिलिटी. देयर इज़ लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी. और जो न्यूरोटिसिज्म होता है इसमें मूड स्विंग्स होना, एंक्शियस होना, इरिटेबल होना, इरिटेट होना बहुत ज़्यादा, और इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत कम होती है. इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी होती है न्यूरोटिसिज्म में, इस वाले ट्रेट में. तो ये थे 5 फैक्टर थ्योरी जिसमें कि एक्रोनियम जो ओशियन है इससे हम याद कर सकते हैं अच्छे से. बेसिक 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स थे हमारे, बेसिक 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स जिससे कि हमारी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करा गया है. और ये फिगर बुक में दिया गया था. ओपननेस, कंसाइटियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म, ये बिग 5 पर्सनैलिटी, बिग 5 ऑफ पर्सनैलिटी थ्योरी भी कहा जाता है इसे, बिग 5 थ्योरी, 5 फैक्टर थ्योरी को ही. अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे. पहले इसमें एक छोटा पॉइंट हो रहा है. अकॉर्डिंग टू 5 फैक्टर थ्योरी, 5 फैक्टर थ्योरी के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी ट्रेट्स रिफ्लेक्ट द बेसिक टेंडेंसीज ऑफ द इंडिविजुअल.
thus highlighting a genetic और बायोलॉजिकल बेस फॉर पर्सनैलिटी। 5 फैक्टर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो क्या बताते हैं, वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, वो बेसिक जो टेंडेंसीज़ हैं ना किसी भी इंडिविजुअल की, वो उसे दर्शाते हैं कि क्या किसी पर्सन की क्या बेसिक टेंडेंसीज़ हैं, क्या उसकी आदतें हैं, कि क्या उसका जो पैटर्न ऑफ थॉट्स हैं, बिहेवियर, इमोशंस है, वो सब क्या ये दर्शाता है 5 फैक्टर थ्योरी। और ये क्या हाईलाइट कर रहा है कि जो जेनेटिक और बायोलॉजिकल बेस है ना पर्सनैलिटी का, ये उसे दर्शा रहा है कि किस तरीके से जो हमारी जेनेटिक है, जो हमारे जीन्स है, जो हमारी बायोलॉजी है, वो किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रही है हमारी पर्सनैलिटी में। इंटरेक्शन ऑफ दीज बेसिक टेंडेंसीज, और इन बेसिक जो टेंडेंसीज है इनके इंटरेक्शन से विद द एनवायरनमेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। जब ये बेसिक जो टेंडेंसीज हैं ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, जब इंटरेक्ट करती हैं एनवायरनमेंट से, इन्वायरमेंटल फैक्टर से, वो इन्फ्लुएंस करती है हमारी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में। हमारी बेसिक टेंडेंसीज हैं जो जो अभी हमने 5 फैक्टर थ्योरी में पढ़े हैं, जितने भी बेसिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, ये ट्रेट्स जब एनवायरनमेंट से हम मिलते हैं, एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, तब हमारी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती है। तो यही बताती है 5 फैक्टर थ्योरी। अब नेक्स्ट है बायोलॉजिकल ट्रेट थ्योरी। ट्रेट थ्योरी में जो सेकेंड और लास्ट थ्योरी है वो है बायोलॉजिकल ट्रेट थ्योरी। आइसेंक प्रपोज दी बायोलॉजिकल ट्रेट थ्योरी। जो आइसेंक थे उन्होंने बायोलॉजिकल ट्रेट थ्योरी को प्रपोज करा था, दी थी उन्होंने ये थ्योरी। हिज थ्योरी प्रपोजेज दैट पर्सनैलिटी कंसिस्ट ऑफ 3 डायमेंशंस और सुपर ट्रेट्स आल्सो कॉल्ड टाइप्स दैट कैन एक्सप्लेन पर्सनैलिटी। तो जो आइसेंक थे उनकी जो थ्योरी थी वो क्या बता रही थी कि जो पर्सनैलिटी है उसमें 3 मेन डायमेंशंस है या फिर 3 मेन टाइप्स है उसके, या फिर उन्हें सुपर ट्रेट्स भी कह सकते हैं, दैट कैन एक्सप्लेन पर्सनैलिटी, जो कि पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन कर सकती है। दीज ट्रेट्स आर डायमेंशंस है, 3 जो टाइप्स है वो क्या है, इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन ये हो गया एक टाइप, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड न्यूरोटिसिज्म ये हो गया सेकंड टाइप, और लास्ट जो थर्ड टाइप है वो लो कंस्ट्रेंट हाई कंस्ट्रेंट। तो ये क्या है अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में। तो जो ये इंट्रोवर्जन है ये क्या बताता है, इंट्रोवर्जन रेफर्स टू बीइंग शाय एंड रिजर्व्ड, whereas extroversion refers to the sociableness and outgoing nature of the person। तो जो इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन जो फर्स्ट टाइप है, इसमें इंट्रोवर्जन क्या बताता है, इंट्रोवर्जन रेफर करता है शाइनेस से या फिर रिजर्व्ड बिहेवियर से कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा शाय है। बेसिकली इंट्रोवर्ट जो नेचर होता है ना वो इंट्रोवर्जन में आता है, जो एक्सट्रोवर्ट नेचर होता है, आउटगोइंग नेचर होता है, वो एक्सट्रोवर्जन में आता है। तो यही होता है इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन में। और ये वाला जो ट्रेट है ना, दिस ट्रेट इज़ सिमिलर टू द एक्सट्रोवर्जन ट्रेट ऑफ द बिग 5 थ्योरी। ट्रेट आएगा इधर बिग 5 थ्योरी, जो बिग 5 थ्योरी का एक्सट्रोवर्जन ट्रेट था वो ही इस एक्सट्रोवर्जन ट्रेट में आ रहा है। जैसे बिग 5 थ्योरी में एक्सट्रोवर्जन ट्रेट था ये वैसे ही है। नेक्स्ट है इमोशनल स्टेबिलिटी और न्यूरोटिसिज्म। तो इमोशनल स्टेबिलिटी क्या है, इमोशनल स्टेबिलिटी रिफर्स टू कंसिस्टेंसी इन वंस मूड्स एंड इमोशंस। इमोशनल स्टेबिलिटी में क्या है कि जो हमारे इमोशंस है वो स्टेबल है, यानी कि कंसिस्टेंट है, जो हमारे मूड वो बार बार स्विंग नहीं हो रहा, हमारे मूड स्विंग्स नहीं हो रहे, हमारी जो इमोशंस है वो स्टेबल स्टेट में है। ऑन दी अदर हैंड जो न्यूरोटिसिज्म, जैसे कि हमने बिग 5 थ्योरी में भी पढ़ा था न्यूरोटिज्म्स के बारे में, कि उसमें क्या था, डायमेंशंस विच इज़ ऑल्सो देयर इन बिग 5 थ्योरी, बिग 5 थ्योरी में भी था, रेफर्स टू बीइंग मोर इमोशनल टेंस एंशियस एंड मूडी, कि हम बहुत ज़्यादा मूडी है, हमारे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी का बिल्कुल उल्टा है न्यूरोटिसिज्म। इमोशनल स्टेबिलिटी में हमारे इमोशन स्टेबल है और न्यूरोटिसिज्म में हमारे इमोशन स्टेबल नहीं है, काफ़ी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हम काफ़ी एंशियस हो रहे हैं। तो ये था न्यूरोटिसिज्म और इमोशनल स्टेबिलिटी। अब जो थर्ड है लास्ट वो है लो कंस्ट्रेंट्स एंड हाई कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट ट्रेट refers to the ability to control impulses, and this is similar to the conscientiousness trait of the big 5 theory। जो कंस्टेंट ट्रेट है वो क्या उससे क्या मतलब है कि जो हमारी एबिलिटी है हमारे इम्पल्सेस को कंट्रोल करने की, एंड उसे कहते हैं कंस्टेंट ट्रेट। और जैसे कि हमने बिग 5 थ्योरी में कंसाइटियसनेस पढ़ा था ना, वो ट्रेट वो इसके बिल्कुल सिमिलर है। अब इसमें जो हाई कंस्टेंट हमने पढ़ा और लो कंस्टेंट पढ़ा वो क्या है, इन फिगर द कंस्टेंट ट्रेट द रेंजेस फ्रॉम लो कंस्टेंट टू हाई कंस्टेंट। जो कंस्टेंट ट्रेट है ये कंसाइटियसनेस से ही काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, और हमारे इम्पल्स, हमारा कंट्रोल कितना है हमारे इम्पल्सेस पर, वो उससे रेफर करता है कंस्टेंट ट्रेट। और ये किस में रेंज करता है, ये लो कंस्टेंट ट्रेट से हाई कंस्टेंट तक ये जो है रेंज करता है। या तो कोई पर्सन होगा वो उसमें लो कंस्टेंट्स होंगे या फिर हाई कंस्टेंट्स होंगे, या फिर उसके बीच में कहीं पर वो मिडिल में होगा उस पर्सन का नेचर, उस पर्सन का ट्रेट। और यहाँ पे ये लो साइकोटिसिज्म और हाई साइकोटिसिज्म क्या है, लो साइकोटिसिज्म और हाई साइकोटिसिज्म, जो ये कंस्ट्रेंट है ना, जो साइकोटिज्म टर्म है पहले ये कंस्ट्रेंट्स की जगह पर यूज़ की जाती थी, बट आगे चल करके जो साइकोटिज्म है ये एक डिसऑर्डर का भी नाम था। तो जो आइसेंक थे वो नहीं चाहते थे कि लोग इस
फैक्टर को, इस बेसिक ट्रेट को किसी डिसऑर्डर से कंपेयर करें, इस वजह से इस टर्म को हटा दिया गया था। तो आप यहाँ पर सिर्फ लो कंस्ट्रेंट और हाई कंस्ट्रेंट को ही यूज़ कर सकते हो। तो ये था कंस्ट्रेंट ट्रेट्स और बायोलॉजिकल ट्रेट थियोरी। अब इसी का एक डायग्राम है, वो हम आगे देखेंगे। अब इस फिगर में क्या है, अब यहाँ पर जो इस फिगर में न्यूरोटिसिज्म, इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, इमोशनल स्टेबिलिटी और एक्सट्रोवर्जन को एक्सप्लेन करा गया। तो यहाँ पर एक्सट्रोवर्जन है, तो ये जो दोनों बॉक्सेस हैं, दोनों जो बॉक्सेस में बिहेवियर हैं, ये दोनों एक्सट्रोवर्जन के अंदर आते हैं। यहाँ पर इमोशनल स्टेबिलिटी, तो ये जो दोनों बॉक्सेस हैं, इन दोनों बॉक्सेस में जितने बिहेवियर है ये इमोशनल स्टेबिलिटी में आते हैं। इंट्रोवर्जन में ये दोनों बिहेवियर आते हैं दोनों बॉक्सेस के, और न्यूरोटिसिज्म में ये दोनों बॉक्सेस के जितने बिहेवियर हैं वो आते हैं। तो ये इस डायग्राम के थ्रू ये सब एक्सप्लेन करा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू आइसेनिक these personality traits such as introversion or extroversion are affected by the biological processes। जो आइसेनिक थे उनका कहना था कि उनका मानना था कि जो इंट्रोवर्जन ट्रेट और जो एक्सट्रोवर्जन ट्रेट है ये बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से अफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल अराउजल विच इज़ गवर्नड बाय द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS। जो अराउजल होता है वो RAS उसे गवर्न करता है। लीड्स टू डिफरेंसेस बिटवीन इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन। और इस अराउजल की वजह से जो कि RAS गवर्न करता है, ये जो इंट्रोवर्जन है और एक्सट्रोवर्जन में डिफरेंस क्रिएट करता है। अराउजल रेफर्स टू द लेवल ऑफ एक्साइटेशन रेंजिंग फ्रॉम लो अराउजल विच इज स्लीप टू हाई अराउजल, फॉर एग्जाम्पल बीइंग पैनिक। तो अराउजल क्या है? अराउजल है द लेवल ऑफ एक्साइटेशन कि हम कितने ज़्यादा एक्साइट हो रहे हैं, तो उस लेवल को बोलते हैं अराउजल, उसे अराउजल कहते हैं। और जो ये एक्साइटेशन होता है ये लो अराउजल मीन्स स्लीप और से हाई अराउजल तक की रेंज में होता है। हाई अराउजल क्या है? बीइंग पैनिक, जब हम पैनिक हो जाते हैं। तो ये होता है अराउजल, और ये लो अराउजल से हाई अराउजल तक रेंज करता है। ईच इंडिविजुअल हैज़ एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल दैट हेल्प्स हिम टू फंक्शन इफेक्टिवली। और हर एक इंडिविजुअल में जो एक ऑप्टिमल लेवल है अराउजल का वो होता ही है, जो कि उसे एक इफेक्टिव फंक्शनिंग में हेल्प करता है। इंट्रोवर्ट्स हैव हाई अराउजल लेवल। जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, जो लोग ज़्यादा शाई होते हैं, हर किसी से बात नहीं करते, ज़्यादा बातें नहीं करते, जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं उनमें हाई अराउजल लेवल होता है। सो दे आर वेरी सेंसिटिव टू एनी स्टिमुलस। तो वो किसी भी सिचुएशन से, किसी भी स्टिमुलस से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। मतलब कोई भी स्टिमुलस जो होते हैं उन्हें ज़्यादा सेंसिटिव जो है ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। दे अवॉइड सिचुएशंस स्टिमुलस दैट विल क्रिएट फर्दर अराउजल एंड ओवरवेलम दैम। देखो जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं उनमें पहले से ही उनमें जो हाई अराउजल लेवल होता है, और जब उनमें पहले से ही हाई अराउजल लेवल है, अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में चले गए या फिर कोई ऐसे स्टिमुलस उन्हें मिल गया जो कि और ज़्यादा अराउजल क्रिएट करेगा, तो वो और ज़्यादा ओवरवेलम हो जाएंगे। और जो हाई अराउजल लेवल होता है उसका एग्जाम्पल क्या है? पैनिक, यानी कि वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे। और ऐसी जो सिचुएशंस होती हैं वो कौन सी होती हैं? फॉर इंस्टेंस फेसिंग एन इंटरव्यू। जब इंटरव्यू में जाते तो हम जो है काफ़ी घबरा जाते हैं, या फिर जो ज़्यादा इंट्रोवर्ट्स लोग होते हैं, या फिर पब्लिक स्पीकिंग में कई लोग जो है काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। तो वो क्या, उनका हाई जो अराउजल, जो ऑलरेडी हाई अराउजल लेवल था वो और ज़्यादा हाई हो चुका है। सिंस दे यूजुअली ऑपरेट अबव देयर ऑप्टिमल अराउजल लेवल, दे डू नॉट वांट एनी एडिशनल अराउजल। तो उनमें पहले से अराउजल लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो वो और ज़्यादा एडिशन नहीं करना चाहते अराउजल का। इस वजह से वो अवॉइड करते हैं ऐसे किसी सिचुएशन में जाना। तो ये भी जो हमारी पर्सनैलिटी को दर्शाता है कि किस तरीके से जो हमारी बायोलॉजी है वो इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन को अफेक्ट करती हैं। दे प्रेफर फ्यू स्टिमुलाई, काम एनवायरनमेंट। और जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो उस स्टिमुलाई को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे कि काम एनवायरनमेंट हो, जहाँ पर कि उनका जो अराउजल लेवल है वो और ज़्यादा एक्साइट ना हो और ज़्यादा ऊपर ना जाए। ऑन द अदर हैंड extroverts have low arousal level and thus they are not very sensitive। जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, दूसरी तरफ जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं उनका जो अराउजल लेवल होता है वो काफ़ी लो होता है, इस वजह से वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते। दे नीड टू हैव मोर अराउजल टू फंक्शन इफेक्टिवली। और उनको जो है ज़्यादा अराउजल लेवल की ज़रूरत होती है इफेक्टिवली फंक्शन करने के लिए। सो दे सीक आउट सच स्टिमुलस और सिचुएशन दैट लीड टू एक्साइटेशन। तो वो ऐसी सिचुएशंस को, ऐसे स्टिमुलस को सीख करते हैं, उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं, वहाँ जाते हैं जहाँ पर उनके जो अराउजल है वो इंक्रीज़ हो सके। वो ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। कई लोग होते हैं जिनको लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी लगती है, स्टेज काफ़ी अच्छा लगता है, स्टेज पे खड़े होकर स्टेज होस्ट करना और एंकरिंग करना या फिर लोगों से मिलना, बातें करना, ये काफ़ी उन्हें अच्छा लगता है क्योंकि उनका अराउजल लेवल इंक्रीज़ होता है। सिमिलरली न्यूरोटिसिज्म इज़ एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और विस्करल ब्रेन। सिमिलरली जो न्यूरोटिसिज्म है
इज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ, उसे किस तरीके से एक्सप्लेन करा गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के या फिर विस्कुलर ब्रेन के, ब्रेन से जो एक्सप्लेन करा गया इन टर्म्स ऑफ इट टॉक्स अबाउट लोअर थ्रेशोल्ड फॉर एक्टिवेशन इन द विस्कुलर ब्रेन इन केस ऑफ न्यूरोटिज्म। तो इसमें क्या बताया गया कि न्यूरोटिज्म को इन्होंने कैसे एक्सप्लेन करा है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या फिर विस्कुलर ब्रेन जिसे कहते हैं उसकी एक्टिवेशन पे डिपेंड करता है न्यूरोटिज्म या फिर इमोशनल स्टेबिलिटी। तो कैसे होता है कि इट टॉक्स अबाउट लोअर थ्रेशोल्ड फॉर द एक्टिवेशन इन द विस्कुलर ब्रेन इन केस ऑफ न्यूरोटिज्म। तो जो विस्कुलर ब्रेन है या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जब उसका जो उसका लोअर पार्ट है, जो उसकी निचली सीमा है ना, जो लोअर पार्ट है, जब वो एक्टिवेट होता है यानी कि न्यूरोटिज्म है, यानी कि वो जो पर्सन है वो ईजिली अपसेट हो सकता है, एंक्शियस हो सकता है, इरिटेबल हो सकता है। इन कंट्रास्ट हायर थ्रेशोल्ड, जो हायर थ्रेशोल्ड है, जब वो एक्टिवेट होता है विस्कुलर ब्रेन का, तो जो पर्सन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा इमोशनली स्टेबल होता है, इमोशनल स्टेबिलिटी होती है उस पर्सन में। तो न्यूरोटिज्म को और इमोशनल स्टेबिलिटी को इस तरीके से भी जो हमारा विस्कुलर ब्रेन है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो अफेक्ट करता है। तो इस तरीके से जो हमारी बायोलॉजी है वो हमारे पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती है, ये दर्शाती है बायोलॉजिकल ट्रेट थियोरी। दस द बायोलॉजिकल फैक्टर अफेक्ट आवर थॉट, इमोशंस एंड बिहेवियर। तो इस सबसे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी बायोलॉजिकल फैक्टर्स है वो भी हमारे थॉट्स को, इमोशंस को, बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। हाउएवर आइसेंक ऑल्सो रिकग्नाइजेज द कंट्रीब्यूटिंग रोल ऑफ द एनवायरनमेंट इन एडिशन टू द बायोलॉजिकल फैक्टर। लेकिन जो आइसेंक का ये भी मानना था कि जैसे कि हमारे बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स है वो हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं, वैसे ही जो एनवायरनमेंट है वो भी हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वो भी अफेक्ट करता है और बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी अफेक्ट करता है। तो ये थी बायोलॉजिकल ट्रेट थ्योरी। अब नेक्स्ट है इसमें बिहेवियरल अप्रोच सिस्टम एंड बिहेवियरल इनहिबिशन सिस्टम। और ये क्या है, वन ऑफ द रिसेंट थियरीज एम्फसाइजिंग द बायोलॉजिकल बेस ऑफ पर्सनैलिटी इन द इज द मॉडल एडवोकेटेड बाय जेफ्रे ग्रे 1982। तो जो जेफ्रे ग्रे थे उनका क्या कहना था, उन्होंने जो रिसेंट थियरी दी थी वो क्या कहते हैं कि जो बायोलॉजिकल बेस है ना पर्सनैलिटी का, जो जेफ ग्रे थे इन्होंने बायोलॉजिकल बेस दिया था पर्सनैलिटी का, जो हमारी पर्सनैलिटी है वो हमारी बायोलॉजी से ज़्यादा अफेक्ट होती है। इट टॉक्स अबाउट द बिहेवियरल अप्रोच सिस्टम BAS एंड द बिहेवियरल इनहिबिशन सिस्टम BIS। तो जो जेफ्रे थे उन्होंने बिहेवियरल अप्रोच सिस्टम और बिहेवियरल इनहिबिशन सिस्टम के बारे में बात करी थी। इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी, जो कि पर्सनैलिटी को और जो कि हमारे बिहेवियर को, पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करती है। तो ये BAS क्या है, इज़ दी गो सिस्टम। जो BAS है यानी कि बिहेवियरल अप्रोच सिस्टम है वो एक गो सिस्टम है दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय स्टिमुलस सीकिंग एंड रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। तो जो BAS है वो गो सिस्टम है और ये क्या कैरेक्टराइज करता है, स्टिमुलस सीकिंग, कि जो इंडिविजुअल है वो स्टिमुलस सीकिंग है वो, एंड रिवॉर्ड ओरिएंटेशन है कि वो ऐसे हम लोग ऐसे सिचुएशंस या फिर ऐसे स्टिमुलस सीख करते हैं, ढूंढते हैं कि जो हम कि जिससे हमें रिवॉर्ड मिल सके या फिर जो हमें अच्छे लगते हैं। Whereas BIS behavioral inhibition system is the stop system। ये स्टॉप सिस्टम है ब्रेन का that inhibit means रोकना, inhibits behavior as it may lead to anxiety, कि वो हमारे उस बिहेवियर को रोक देता है जिससे कि हमें एनजाइटी हो सकती है। जो BAS है वो एक गो सिस्टम है कि हमें, जो हमारा ब्रेन का ऐसा सिस्टम है जो कि हमें आगे पुश करता है कुछ भी काम करने को, ऐसे सिचुएशंस, ऐसे स्टिमुलस सीख करने को जिससे कि हमें रिवॉर्ड मिले या फिर जो जिससे कि हमें अच्छा फील हो, ऐसे बिहेवियर को जो है प्रमोट करता है, आगे बढ़ाता है। वहीं पे जो BIS है बिहेवियरल इनहिबिशन सिस्टम है वो हमारे ऐसे बिहेवियर को इनहिबिट करता है, रोकता है, जिससे कि हमें एंजाइटी हो सकती है, तो इस वजह से उस बिहेवियर को वो रोक लेता है। द इंडिविजुअल हेयर वॉन्ट्स टू अवॉइड पनिशमेंट वाइल BAS इज़ मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय रिवॉर्ड्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझा गया कि इंडिविजुअल क्या है, जब BIS है उसमें वो क्या करेगा, बिहेवियरल इनहिबिशन। अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहता है, इस वजह से BIS जो सिस्टम है उसको फॉलो कर रहा है, वो काम कर रहे हैं उधर। और जबकि जो BAS है बिहेवियरल अप्रोच सिस्टम, उसमें क्या है, मोर इन्फ्लुएंस बाय रिवॉर्ड्स, वो रिवॉर्ड से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। जैसे जैसे रिवॉर्ड्स मिलते जाते हैं उस पर्सन का वो बिहेवियर और ज़्यादा कंटिन्यू होता जाता है। जैसे हमें किसी एक बच्चे को जो उसका होमवर्क करवाना ही है तो हम क्या करते हैं, उसे चॉकलेट देते हैं, तो उस बच्चे को क्या वो रिवॉर्ड मिला है, तो उसका जो बिहेवियरल अप्रोच सिस्टम है वो क्या करेगा, उसको समझाएगा कि हाँ, ये वो गो सिस्टम क्या करेगा कि हाँ इस बिहेवियर को करते रहो और तुम्हें ये रिवॉर्ड मिलता रहेगा। वैसे जो बिहेवियरल इनहिबिशन सिस्टम है उसमें क्या, अगर हमने उस बच्चे को पनिशमेंट दी तो बच्चा क्या है उसे अवॉइड करना चाहेगा, तो उस बिहेवियर को रोक देगा कि नहीं ये बिहेवियर मत करो वरना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और जिससे तुम्हें दुख होगा। तो ये तो BAS और BIS। और
दस BIS कैन बी लिंक टू न्यूरोटिज्म, जो BIS है उसे हम न्यूरोटिज्म से लिंक कर सकते हैं, और BAS कैन बी रिलेटेड टू एक्सट्रोवर्जन, और जो BAS है उसे हम एक्सट्रोवर्जन से रिलेट कर सकते हैं। BAS एंड BIS इन्वॉल्व डिफरेंट ब्रेन रीजन्स, ये डिफरेंट ब्रेन रीजन्स इन्वॉल्व करते हैं, लिंक्ड टू इमोशन एंड रिवॉर्ड, जो इमोशंस और रिवॉर्ड से लिंक करते हैं। अब लास्ट टॉपिक इस यूनिट का वो है इंडियन पर्सपेक्टिव ऑन सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, कि क्या इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है सेल्फ को लेकर के और पर्सनैलिटी को लेकर के। द मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी मेनली रिफ्लेक्ट्स द वेस्टर्न नोशंस ऑफ सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, जो मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी है वो मेनली जो वेस्टर्न आइडियाज़ है, वेस्टर्न नोशंस है सेल्फ को लेकर के, पर्सनैलिटी को लेकर के, उसको दर्शाती है। इट एडवोकेट्स एन इंडिविजुअलिस्टिक ओरिएंटेशन टू सेल्फ एंड एम्फसाइजेज द इंडिपेंडेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द सेल्फ। और जो मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी है जिसमें कि वेस्टर्न नोशंस ज़्यादा हैं, वेस्टर्न आइडियाज़ ज़्यादा हैं सेल्फ को लेकर के, वो क्या एडवोकेट करते हैं, वो एडवोकेट करते हैं एन इंडिविजुअलिस्टिक ओरिएंटेशन, जो इंडिविजुअलिस्टिक ओरिएंटेशन है उससे सेल्फ को लेकर के, और एम्फसाइज करते हैं इंडिपेंडेंस को एंड यूनिकनेस ऑफ दिस सेल्फ, और हर एक पर्सन यूनिक है। सेल्फ को लेकर के जो टर्म है सेल्फ, वो यूनिकनेस उस पर ज़्यादा, यूनिकनेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उसको ज़्यादा एडवोकेट करते हैं। इन कंट्रास्ट द इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन व्यूज सेल्फ, लेकिन जो इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन है, जो हमारा इंडियन कल्चर है, उसमें जो सेल्फ है उसे कैसे देखा गया है, जो सेल्फ को देखा गया है इंटर रिलेशनल एंड कंटेक्सचुअल। इंटर रिलेशनल एंड कंटेक्सचुअल यानी कि हम दूसरों से जब रिलेट करते हैं तब हम खुद को जानते हैं कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरा घर है। जब हम दूसरे स्टिमुलस से, दूसरे इवेंट से, दूसरे ऑब्जेक्ट से, लोगों से जब हम कनेक्ट हो रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं, तब हम अपने आप को जान रहे हैं कि हम क्या हैं, सेल्फ क्या है। द इंडियन पर्सपेक्टिव हाईलाइट्स द इंटरडिपेंडेंट सेल्फ इन द टू टाइप्स ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्चुअल। जो इंडियन पर्सपेक्टिव है वो इंटरडिपेंडेंट सेल्फ को हाईलाइट करता है दो तरीक़ों से, इन टू टाइप्स सेल्फ कंस्ट्रक्चुअल, इंडिपेंडेंट एंड इंटरडिपेंडेंट सेल्फ। यानी कि बेसिकली इंडियन पर्सपेक्टिव में क्या है कि जो सेल्फ है उसको दो तरीके से डिवाइड करा गया है, इंडिपेंडेंट तो आप समझते हो, और इंटरडिपेंडेंट सेल्फ एज प्रपोज्ड बाय मार्कस एंड कित्यामा। यानी कि जो इंडियन पर्सपेक्टिव उसमें इंटरडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेल्फ दो तरीके से इनको डिवाइड करा गया है सेल्फ को। द इंटरडिपेंडेंट सेल्फ फोकसेस मोर ऑन द फैमिली। जो इंटरडिपेंडेंट से समझ में आ रहा है कि एक दूसरे पे डिपेंड होना, तो जो इंटरडिपेंडेंट सेल्फ है वो किस पे ज़्यादा फोकस करता है, फैमिली पे, सोशल कॉन्टेक्स्ट पे, एंड देयर एट्रीब्यूट्स ऑफ सेल्फ एंड पर्सनैलिटी आर मोर प्लूरल एंड फ्लूइड। और जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ज़्यादा सेल्फ को लेकर के, पर्सनैलिटी को लेकर के वो काफ़ी प्लूरल है और फ्लूइड है। भगवत गीता द इंडियन स्क्रिप्चर्स मेंशंस दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। और भगवत गीता में, जो कि एक इंडियन स्क्रिप्चर है जैसे कि हम जानते हैं, उसमें 3 टाइप्स में पर्सनैलिटी को डिवाइड करा गया है, सच एज सत्व, रजस एंड तमस। इन 3 पार्ट्स में पर्सनैलिटी को डिवाइड करा गया है। इन हिंदू फिलॉसफी दीज आर कॉल्ड दी त्रिगुण और दी 3 गुणास। और हिंदू फिलॉसफी में इसे त्रिगुणास या फिर 3 गुण, इसे इस तरीके से डिफाइन करा गया। तो ये सात्विक, रजस और तामसिक जो गुण है ये क्या है, ये हम पढ़ेंगे। तो पहला जो गुण है वो सात्व क्या है, रजस रेफर्स टू दी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। सात्व क्या रेफर करता है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, गुड नेचर, पीसफुल एंड बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। सात्व से ही समझ में आ रहा है कि सात्व क्या पर्सनैलिटी का टाइप है जिसमें कि गुड नेचर किसी भी पर्सन का, पीसफुलनेस और बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है। रजस क्या है, रेफर्स टू दी एनर्जेटिक, एक्टिव, एम्बिशियस, फायरी टाइप एंड एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी। तामसिक क्या है, तमस रेफर्स टू द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर पर्सनैलिटी। कौन कौन से, एंगर, फियर, लेजीनेस एंड द नेगेटिव इमोशंस। जितने भी नेगेटिव इमोशंस आते हैं वो आते हैं तमस में। ऑल दीज 3 एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी आर देयर इन ईच इंडिविजुअल। और ये जो तीनों ही एस्पेक्ट्स है ना पर्सनैलिटी के, हर इंडिविजुअल में होते हैं। हाउएवर वन टाइप मे प्रीडोमिनेंट दैन दी अदर। ये हो सकता है कि एक ज़्यादा डोमिनेंट है, दूसरी कम डोमिनेंट है। तो ये, लेकिन ये तीनों ही जो एस्पेक्ट्स हैं ये हर पर्सन में होते हैं, बट किसी में कोई जो एस्पेक्ट है वो ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। द इंटरप्ले ऑफ दीज 3 गुणास डेटरमाइंस द नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। और इन तीनों जो गुणों का इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन होता है, इंटरप्ले होता है, वही डिटरमाइन करता है कि किसी पर्सन की क्या पर्सनैलिटी होगी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी पर्सनैलिटी के। आयुर्वेदा टॉक अबाउट 3 दोषास। और आयुर्वेद में हमने जो आयुर्वेद है उसमें 3 दोषास के बारे में बात की गई है। द कॉम्बिनेशन ऑफ विच मेक्स ईच इंडिविजुअल यूनिक इन हिज और हर नेचर एंड पर्सनैलिटी। और इन्हीं दोषास
का जो इंटरप्ले है इन 3 दोषास का, वही डिटरमाइन करता है कि कोई पर्सन कितना यूनिक है अपने आप में, क्या उसका नेचर क्यों डिफरेंट है, उसकी पर्सनैलिटी में क्या डिफरेंसेस हैं। दीज आर वत्त, पित्त एंड कफ। और ये जो दोषास हैं ये है वत्त, पित्त और कफ। दीज 3 माइंड बॉडी टाइप्स रिफ्लेक्ट द क्वालिटीज़ ऑफ द एलिमेंट्स दे रिप्रेजेंट। और ये जो तीनों का मिक्सचर होता है ना, तीनों का जो इंटरप्ले है, यही डिफाइन करता है किसी पर्सन की क्या पर्सनैलिटी होगी और क्या डिफरेंसेस आएंगे। तो ये वत्त क्या रिफ्लेक्ट करता है? वत्त रिलेट्स टू स्पेस एंड एयर। वत्त जो है वो स्पेस और एयर से रिलेट करता है। पित्त रिलेट्स टू फायर एंड वाटर एंड कफ रिलेट्स टू वाटर एंड अर्थ एलिमेंट। ईच इंडिविजुअल विल हैव अ प्रीडोमिनेंट दोषा। हर इंडिविजुअल में एक प्रीडोमिनेंट दोषा होता ही है, रिफ्लेक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज एलिमेंट्स इन हिज और पर्सनैलिटी। हर एक पर्सन में कोई एक जो एक प्रीडोमिनेंट दोषा होता ही है कि उसका पित्त ज़्यादा होगा, पित्त ज़्यादा डोमिनेंट हो गया, फिर वत्त ज़्यादा डोमिनेंट होगा, या फिर कफर ज़्यादा डोमिनेंट होगा। और उसके डोमिनेंस से ही वो जो डोमिनेंट दोषा होगा वो डिटरमाइन करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस एलिमेंट की, वो रिफ्लेक्ट करेंगे उस पर्सन की पर्सनैलिटी को। फॉर एग्जाम्पल, वत्त डोमिनेंट पर्सन, जो भी पर्सन होगा जिसका वत्त ज़्यादा डोमिनेंट होगा, यानी कि वत्त क्या था? स्पेस और एयर। तो ये ज़्यादा डोमिनेंट अगर एलिमेंट्स होंगे, विल बी टिपिकली मोर एक्टिव, वो ज़्यादा एक्टिव होगा। वेयर एज पित्त डोमिनेंट पर्सनैलिटी विल बी अ फायरी टाइप, और जो पित्त डोमिनेंट पर्सनैलिटी होगी वो फायरी टाइप होगी। When all the 3 doshas are in proper proportions in the individual, it results in a balanced personality। और अगर तीनों ही दोषा जो हैं वो बिल्कुल बैलेंस्ड पोजीशन में होंगे, या फिर प्रॉपर पोजीशन में होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे, कि कोई भी ज़्यादा नहीं है कोई भी कम नहीं है, सब बिल्कुल बराबर हैं, तो वो जो पर्सनैलिटी होगी ना पर्सन की, वो बैलेंस्ड पर्सनैलिटी उसे कह सकते हैं। फर्दर, तैत्तरीय उपनिषद, जो तैत्तरीय उपनिषद है, सिमिलर टू मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड, जो कि मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड से काफ़ी सिमिलर है, व्यूज द सेल्फ एज कंसिस्टिंग ऑफ 5 एस्पेक्ट्स। उनके हिसाब से जो पर्सनैलिटी है, जो सेल्फ है, उसमें 5 एस्पेक्ट्स हैं। कौन कौन से 5 एस्पेक्ट्स हैं? 5 एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ अकॉर्डिंग टू तैत्तरीय उपनिषद। इसमें फर्स्ट है प्राणायाम कोश, इसमें फर्स्ट है अनाम्य कोश। और ये अनाम्य कोश रेफर्स टू दी फिजिकल बॉडी, जो अनाम्य कोश है वो हमारी फिजिकल बॉडी को रेफर करता है। सेकंड है प्राणायाम कोश। प्राणायाम कोश रेफर्स टू दी लाइफ इनसाइड द बॉडी विच कीप्स द बॉडी फंक्शनल थ्रू ब्रीथिंग एंड अदर इंटरनल प्रोसेसेस। तो जो प्राणायाम कोश है वो किससे रेफर करता है? हमारी जो लाइफ है, इस बॉडी के अंदर जो लाइफ है, जो कि इस बॉडी को फंक्शनल, जिसके थ्रू की बॉडी फंक्शनिंग कर रही है, वो उसको रेफर करते हैं प्राणायाम कोश। हम सांस ले रहे हैं और जो जितनी भी इंटरनल प्रोसेसेस है ना, वो सब प्राणायाम कोश के अंदर आती हैं। थर्ड है मनोमय कोश। मनोमय कोश रेफर्स टू द माइंड एंड इंक्लूड्स प्रोसेसिंग ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस बेस्ड ऑन द इनपुट्स रिसीव्ड फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स। मनोमय कोश में, मनोमय मीन्स मन, यानी कि माइंड, और जितने भी प्रोसेसेस हैं हमारे थॉट्स को लेकर के, इमोशंस को लेकर के, बेस्ड ऑन द इनपुट्स रिसीव्ड फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स, यानी कि जो भी चीज़ें हम अपने सेंस ऑर्गन से, हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उससे हम रिसीव कर रहे हैं, फिर उसके थ्रू हमारे क्या इमोशंस हैं, क्या हम सोच रहे हैं, क्या हमारे थॉट्स हैं, वो सब आते हैं मनोमय कोश के अंदर। अब फोर्थ है विनम्य कोश। विनम्य कोश रेफर्स टू द इंटेलेक्ट, कॉग्निशन दैट हेल्प्स इन नोइंग द वर्ल्ड। विनम्य कोश के अंदर आता है हमारी इंटेलेक्ट, हमारी कॉग्निशन प्रोसेसेस, जिससे कि हम वर्ल्ड को जानते हैं, वर्ल्ड को पहचानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वो होता है विनम्य कोश के अंदर। अब लास्ट है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश में आता है द इनर मोस्ट लेयर विच रेफर्स टू द अटेनमेंट ऑफ द इंटरनल जॉय और ब्लिस। यानी कि आनंदमय कोश के अंदर आता है जो हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है, विच रेफर्स टू अटेनमेंट ऑफ द इंटरनल, जो जिससे कि हमें अंदरूनी खुशी मिलती है, वे जब हम ब्लिस फील करते हैं, वो सब क्या जो इंटरनल खुशी मिलती है ना हमें, वो आते हैं आनंदमय कोश के अंदर। आनंद से ही समझ में आ रहा है एन्जॉयमेंट। तो ये 5 एस्पेक्ट्स दिए थे, ये 5 एस्पेक्ट्स हमारे तृतीय उपनिषद के अंदर, जो कि हमारे सेल्फ को डिफाइन करते हैं। नाउ दिस इज द लास्ट स्लाइड। द वेदांतिक ट्रेडिशन ऑफ इंडिया कंसेप्चुअलाइज पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ कर्मा और द डूइंग ऑफ द पर्सन। जो वेदांतिक ट्रेडिशन है ऑफ इंडियन कंसेप्चुअलाइजेज पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ कर्मा। कर्मा के बारे में तो सबको पता है कि हमारे जो कर्म होते हैं, हमारे जो डूइंग्स होते हैं, हम जो भी करते हैं अपनी लाइफ में, हमारा जो भी वर्क होता है, वो सब किस में आता है? कर्मा के अंदर आता है। एज द पर्सनस एक्शंस रिस्पॉन्सेज बिहेवियर विल बी, सो विल बी द कर्मा फला और द कंसिक्वेंसेज इन लाइफ। यानी कि हम जो भी करेंगे अपनी लाइफ में, जो भी हमारा एक्शन होगा, रिस्पॉन्स होगा, बिहेवियर होगा, वैसा ही हमें फल मिलेगा, हमारे कर्मों का फल वैसा ही होगा, या फिर कंसिक्वेंसेज हमारी लाइफ में हमें वैसे ही मिलेंगे।
अगर हम कुछ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा, हमें बुरा ही मिलेगा, अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो हमारे लिए भी कुछ अच्छा ही होगा। तो ये होता है कर्मा। द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज़ टू हैव नो मोर कर्मा। और जो हमारा अल्टीमेट गोल होता है ना लाइफ में, वो होता है कोई भी कर्मा ना बचना, एंड अचीव लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। और जो ये साइकिल है डेथ और बर्थ की, कि हम मर रहे हैं फिर दोबारा दूसरा जन्म ले रहे हैं फिर जी रहे हैं, जो हमारी सोल है वो कभी नहीं मरती, वो ट्रांसफॉर्म होती रहती है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्क्रिप्चर्स। और उस डेथ और बर्थ की साइकिल से आज़ाद होना ही हमारा जो मेन गोल होता है लाइफ का, लिबरेशन लेना, मोक्ष लेना। दिस कैन बी अचीव्ड बाय प्रैक्टिसिंग डिटैचमेंट इन वन लाइफ। और ये हम अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में डिटैचमेंट लेकर के आना, कि चीज़ों से इतना ज़्यादा मोह ना रखना। तो ये था इंडियन पर्सपेक्टिव सेल्फ को लेकर के और पर्सनैलिटी को लेकर के। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। साथ साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, उधर भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आपको कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछो, और चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करो, और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो करो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर देना अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो में अब तक बने हुए हो तो, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो लाइक दी वीडियो एंड शेयर दी वीडियो, और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो।